है हमारा एंट्रोपी। भाई अगला टॉपिक क्या है, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी होती क्या है, जनरली हम एंट्रोपी को बोलते हैं रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। क्या बोलते हैं, रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। तो ये डिग्री क्या है, एंट्रोपी को क्या मान लेते हैं हम, डिग्री ऑफ रेंडमनेस, रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस। बात समझ में आई। लेकिन हम कैसे पता लगेंगे, तो ये निकलता है एक मैक्सवेल रिलेशन से। तो मैक्सवेल क्या, वो रिलेशन था प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, एस के ln w। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ये w क्या है, एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है। तो अगर कंप्लीटली ऑर्डर में है, क्या है, कंप्लीटली ऑर्डर में मूव कर रहे हैं पार्टिकल, तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो एंट्रोपी इस केस में क्या हो जाती है, 0 होती है। तो हाईली ऑर्डर के लिए, हाईली ऑर्डर्ड मॉलिक्यूल के लिए जो एंट्रोपी आती है हमारी क्या आती है, 0। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी वे डिसऑर्डर में मूव कर रहे हैं पार्टिकल, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो उस केस में जो एंट्रोपी होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है। तो इस केस में जब हाईली ऑर्डर की बात आती है तो ln क्या हो जाता है, 1, 0 हो जाता है। तो डिसऑर्डर के लिए एंट्रोपी क्या होती है, 0 नहीं होती। तो एक्चुअल में एंट्रोपी थी क्या, अब तक हम पढ़ते तो आ रहे हैं कि रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस थी, लेकिन ये कंसेप्ट निकल के आया था किससे, कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल में तुमने एक बात ध्यान करने की दी होगी कि जब तो हमें वर्क डन मिल रहा था ना, वो वर्क डन हमें 2 प्रोसेस से मिल रहा था। किससे, एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन से मिल रहा था और एक दूसरा आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन से मिल रहा था। फिर हम बात करते हैं कि एंट्रोपी का कांसेप्ट आया कहां से, भाई 2 प्रोसेस और हो रहे थे उसमें, एक एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा था और दूसरा एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा था और एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा था। तो वहां पे जो हीट रिजेक्ट होती है ना, क्यूसी जो हीट रिजेक्ट होती है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको ही एंट्रोपी कहा गया। तो एक्चुअल में एंट्रोपी थी क्या, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ अनयूजफुल थर्मल एनर्जी विच इज अनअवेलेबल फॉर वर्क। मतलब एक थर्मल एनर्जी जो वर्क डन के लिए अनअवेलेबल है, उसी को हमने क्या नाम दिया, एंट्रोपी नाम दिया। फिर से सुन लो, ऐसी एनर्जी, ऐसी थर्मल एनर्जी जो वर्क के लिए अनअवेलेबल है, ऐसी थर्मल एनर्जी जो वर्क के लिए अनअवेलेबल है, उसको हमने क्या नाम दिया, एंट्रोपी का नाम दिया। तो चूंकि हम जब थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हैं कार्नोट साइकिल से और रिवर्सिबल पढ़ रहे हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होगी, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी का फॉर्मूला आता है हीट की टर्म में क्या आता है, Q रिवर्सिबल डिवाइड बाय T, कि रिवर्सिबल प्रोसेस में कितनी हीट हमारी इवॉल्व हुई एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसी को हमने क्या नाम दिया है, एंट्रोपी का नाम दिया है। तो एंट्रोपी का पूरा फंक्शन हमारी समझ में आ गया। एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया था किसमें, आइसर में, इंटरव्यू में क्वेश्चन था कि एक रूम में अगर 10 बंदे बैठे हैं, क्या है, एक रूम में अगर 10 बंदे बैठे हैं, अगर उसमें से एक बंदा एडिशन कर दे, सपोज करो केस है कि एक रूम है ये, इस रूम में 10 बंदे बैठे, कितने, 10। 2 केस उसने पूछे थे। पहला केस क्या कि हमने एक बंदा इसमें ऐड कर दिया, तो क्या हो जाता है, टोटल 11 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, टोटल 11 हो जाते हैं। सेकंड था कि उसने पूछा कि इसमें से अगर एक बंदा हम रिमूव कर दे, कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। तो ये केस फर्स्ट था और ये केस सेकंड था। तो क्वेश्चन ये था कि किस केस में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है और किस केस में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। तो तुम्हारे दिमाग में पहला डायरेक्ट ये आएगा कि जब इसमें एक मेंबर ऐड हो गया तो एंट्रोपी इस केस में क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, और इस केस में एंट्रोपी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एंट्रोपी इस केस में क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इस केस में एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो तुम सोच रहे हो आंसर उसका बिल्कुल अपोजिट है। इस केस में जब जिसमें 11 मेंबर हो जाते हैं, इसमें क्या हो जाती है, जो एंट्रोपी फैक्टर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जिसमें हम एक मेंबर रिमूव कर देते हैं तो एंट्रोपी फैक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एक बात याद करने की ये थी, जब हम कभी क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, यूनिवर्सल बता रहा हूं कि जब हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, अगर क्लोज सिस्टम में हम कोई चीज ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, तो वो सिस्टम क्या है, एक फिक्स बन जाता है। जब वो सिस्टम फिक्स हो गया तो उसमें जो रेंडमनेस होगी ना पार्टिकल की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब। वही केस होता है इसमें, क्योंकि एक बंद कमरा क्या है, क्लोज सिस्टम मान लेते हैं। जब क्लोज सिस्टम मान लिया, जब तुम इसमें
एक बंदा अलग से ऐड कर रहे हो तो टोटल कितने हो गए 11। तो जो स्पेस 10 बंदों को पहले घूमने के लिए मिल रहा था अब वही स्पेस 11 बंदों को मिल रहा है। इसका मतलब कि जो 10 बंदों की रेंडमनेस थी वो डिक्रीज हो गई है। तो रेंडमनेस किसको मेजर करती है? एंट्रोपी के। तो एंट्रोपी क्या हो गई इस केस में? डिक्रीज हो गई। दूसरी बात, अगर तुम इसमें से एक निकाल देते हो 10 में से तो कितने बंदे बचे? 9। तो अब स्पेस क्या हो गया? ज्यादा, और बंदे कितने हो गए? कम। तो उनकी रेंडमनेस क्या होगी? इस पूरे रूम में घूमने की ज्यादा बढ़ गई। तो 9 मेंबर के केस में क्या हो जाती है? एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। केस क्या है कि किस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल करने से एंट्रोपी इंक्रीज होगी और किस में डिक्रीज होगी। जनरल अगर मैं देखूं, अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करूं, किसकी? क्लोज सिस्टम की बात करूं मैं, अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करता हूं तो एंट्रोपी नंबर ऑफ पार्टिकल को रिमूव करने से इंक्रीज होती है। क्या? एंट्रोपी नंबर ऑफ पार्टिकल रिमूव करने से सिस्टम से इंक्रीज होती है। सिस्टम से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल हम रिमूव करते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें, किसकी? ओपन सिस्टम की बात करें, सिस्टम क्या हमारा ओपन है, पता नहीं है हमें उसकी बाउंड्री कितनी है, तो जैसे जैसे हम उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते हैं तो एंट्रोपी भी हमारी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि हमारा सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम सिस्टम क्या है। एग्जांपल तुम्हारे सामने है, ये एक सिस्टम है, एक ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल एडिशन कर रहा हूं तो हाँ भाई नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंडमनेस इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन अगर क्लोज सिस्टम की बात करूं तो हमें रेंडमनेस किसके ऊपर बेस करनी पड़ेगी? उनका स्पेस पे, कि कितना स्पेस उनको पहले मिल रहा था और कितना स्पेस उनको बाद में मिल रहा है। तो ये सारा कंसेप्ट था एंट्रोपी का। तो एंट्रोपी की अब बात करते हैं किसमें? अगर मैं एंट्रोपी फैक्टर को किसमें कन्वर्ट करना चाहूं? पीवी वर्क में कन्वर्ट चाहूं या पीटी में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे करेंगे? तो फिर से आइए फर्स्ट लॉ पे। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू किसके होती है? वर्क डन प्लस हीट के। वर्क डन प्लस हीट के। ये सारी कहानी किसके लिए पढ़ रहा हूं मैं? रिवर्सिबल प्रोसेस के। चूंकि कंसेप्ट एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस से ही आया है, कार्नोट साइकिल। और कार्नोट साइकिल में हम एक कार्य प्रोसेस किसके थ्रू परफॉर्म कर रहे थे? रिवर्सिबल प्रोसेस के। तो डी एस इक्वल टू क्या होता है हमारा? तो डी एस इक्वल टू होता है डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ठीक है, बात समझ में आई? तो U इक्वल टू हमारा क्या होता है? U इक्वल टू होता है हमारा Q प्लस के W। तो Q इक्वल टू क्या हो गया? U माइनस के W। अगर मैं इसको लेना चाहूं डी क्यू इक्वल टू डेल यू माइनस वर्क डन, तो ये क्या हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू क्या होता है? सीवी डी टी। क्या हो जाएगा ये? सीवी डी टी हो जाएगा। बात समझ में आई? तो वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस के पी डी वी। तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन इधर जाएगा तो वर्क डन क्या होता है? माइनस पी डी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पी डी वी पॉजिटिव होगा। तो इस डी क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूं। तो ds हमारा कितना आ गया? तो ds इज इक्वल टू हमारा आया कितना? cv dt बाई टी प्लस p dv बाई टी। बात समझ में आई? तो हमारा कितना आया? p dv बाई टी। तो ये हमारा निकल के आ गया इससे। तो p बाई टी कितना होता है? तो P बाई टी इस केस में हम ये किसकी फॉर्म में निकाल रहे हैं? वॉल्यूम और टेम्परेचर की फॉर्म में। पहला कंसेप्ट की एंट्रोपी को हम किसकी फॉर्म में निकाल रहे हैं? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की फॉर्म में हम निकालना चाह रहे हैं। तो ठीक है, तो PV इज इक्वल टू क्या होता है? RT। PV इज इक्वल टू क्या होता है? RT। तो P बाई टी इज इक्वल टू क्या होगा? R बाई V। क्या होगा? R बाई V। तो DS इक्वल टू मैं लिख सकता हूं कि DS इक्वल टू CV dt बाई टी प्लस के R बाई V dV। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं इस फैक्टर को T1 से T2 और इसको V को V1 से V2, तो हमारा जो ds आ जाएगा एंट्रोपी को भी कर देते क्या? तो जो एंट्रोपी आ जाएगी ds इक्वल टू कितने आ जाएगी? CV dt बाई टी किससे? T1 से T2 प्लस के R dV बाई V किससे? V1 से
V2, किससे? V1 से V2। तो जो हमारा S आता है एंट्रोपी, तो यहां से निकल के कितना आता है? CV ln T2 बाई T1 प्लस के R ln V2 बाई V1। तो जो एक फैक्टर निकल के आया हमारा एंट्रोपी का टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म में, किसकी टर्म में? टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म में। तो हमारा क्या निकल के आया एंट्रोपी? CV ln T2 बाई T1 R ln V2 बाई V1। अगर इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखूं मैं लोगरिथम में, तो ये कितना हो जाएगा? 2.303 CV log T2 बाई T1 प्लस के 2.303 R log V2 बाई V1। बात समझ में आई? अगर हम यहां से हमारा अगर प्रोसेस आइसोथर्मल हो गया, अगर कोई सब प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है, तो T2 फैक्टर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, किसके लिए? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हमारा एंट्रोपी फैक्टर होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कितना हो जाएगा? 2.303 R log V2 बाई V1। ये किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी फैक्टर होगा। अगर हमारा क्या हो गया? आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, किसका? आइसोकोरिक। अगर हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया तो एंट्रोपी आइसोकोरिक के लिए कितनी हो जाएगी? 2.303 CV log T2 बाई T1। बात समझ में आई? अगर तुम यहां से डायरेक्ट चेंज करना चाह रहे हो कि वॉल्यूम को V1 को डायरेक्ट प्रेशर में चेंज कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का फंक्शन आ रखा है। तो इस केस में तुम क्या देख रहे हो? CV क्या है? एक टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है। तो क्या है केस फर्स्ट? तो जो ये फॉर्मूला निकल के आता है हमारा, ये फॉर्मूला, तो इस केस में क्या है? जो CV है ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये क्या है? टेम्परेचर DEPEN, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इक्वेशन के लिए क्या है? CV टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इक्वेशन के लिए। अगर सपोज करो CV का फैक्टर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो, जैसे क्वेश्चन में गिवन हो 5 + 2RT स्क्वायर, क्या कितना हो? अगर सपोज करो क्वेश्चन में क्या है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया CV = 5 + के 2T स्क्वायर, तो इसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला वैलिड होगा। जब तुम यहां पे इंटीग्रेट करते हो CV को, तो CV को इंटीग्रेट कैसे करोगे? 5 + 2T स्क्वायर। तो यहां पे ही तुम्हें फॉर्मूला जब लिखना पड़ेगा, तो तुम्हें यहीं पे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा CV। तो ये क्या होगा? तो टेम्परेचर डिपेंडेंट CV के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा वो क्या आएगा? DS = CV की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे 5 + के 2T स्क्वायर बाई T इंटीग्रेशन इनटू DT प्लस R/V dV। मींस दैट कि अगर आपको एंट्रोपी इंडिपेंडेंट दे रखी है, मोनोएटॉमिक गैस या डायएटॉमिक गैस, या फिर एंट्रोपी CV की वैल्यू दे रखी है जूल में, कुछ भी दे रखी हो, तो तुम डायरेक्ट पुट कर दो। अगर ऐसा ना देके एक टेम्परेचर का फंक्शन दे रखा है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना। फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है यहां से, उस पूरे फैक्टर को इंटीग्रेट करके देन फाइनल यू फाइंड एक अलग फॉर्मूला निकाल लोगे, तब उसमें वो वैल्यू पुट होगी। तो जो ये इक्वेशन यूज है टेम्परेचर डिपेंडेंट के लिए है, जो ये है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के लिए है। और जो बाकी आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं एंट्रोपी, तो एंट्रोपी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कितनी आ रही है? वॉल्यूम का फंक्शन आ रही है। और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, किसके लिए? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए तो जो आ रही है वो टेम्परेचर का फंक्शन आ रही है। तो ठीक है, ये जो एंट्रोपी का फंक्शन हमने निकाला किसकी टर्म में निकाला था? टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म में निकाला था। तो अब एंट्रोपी का फंक्शन निकालते हैं किसकी टर्म में? प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में निकालते हैं। तो प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। देखो भाई,
तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी क्या होती है, Q प्लस के W। बात समझ में आई। तो यहाँ पे Q निकालना है, तो डी क्यू जब हम निकालते हैं तो ड्यू क्या आ जाता है CV dt प्लस के क्या आ जाएगा PdV। तो हमें पता है आइडियल गैस के लिए कि PV इज इक्वल टू क्या होता है RT। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट ले दूं बोथ साइड आइडियल गैस का, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा PdV प्लस के VdP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा RdT प्लस के TdR। तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि R क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो हमारा PdV निकालना है, तो हमारा जो PdV यहां से निकल के आएगा कितना आएगा RdT माइनस के VdP। तो इस फैक्टर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। तो DQ हमारा कितना आ गया, तो DQ हमारा आ गया CVdT। कितना आ गया CVdT प्लस के RdT माइनस के VdP। तो इस DQ की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं किसमें, एंट्रोपी वाले फैक्टर में। किसमें, एंट्रोपी वाले फैक्टर में हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो DS इक्वल टू क्या आ जाएगा, DS इक्वल टू आ जाएगा CVdT बाई T प्लस RdT बाई T माइनस VdP बाई T। बात समझ में आई कि नहीं। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो V बाई T क्या होता है R बाई P। देखते हैं अब क्या किसका, ये क्या हो गया V बाई T को किसकी फॉर्म में लिखना, हमें प्रेशर की फॉर्म में लिखना है। तो PV इज इक्वल टू क्या होता है RT। तो P बाई T इक्वल टू क्या हो जाएगा R बाई V। तो इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं R बाई V। तो DS हमारा क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम भाई R बाई V। तो देखते हैं अब नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो DS इक्वल टू CVdT बाई T प्लस के RdT बाई T माइनस के R बाई P dP। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड, तो S एंट्रोपी फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा CVdT बाई T किससे, T1 से T2 प्लस के RdT बाई T किससे, T1 से T2 माइनस किससे R बाई dP किससे P1 से P2। अब देखो तो एंट्रोपी हमारी कितनी आ जाएगी CV ln T2 बाई T1 प्लस के R ln T2 बाई T1 माइनस के R ln P2 बाई P1। बात समझ में आई, P2 बाई P1। अब इसमें से क्या ले लेंगे, ln T2 प्लस T1 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा ln T2 बाई T1 कॉमन ले लिया, तो हमारा सॉरी आगे लेना पड़ेगा ये आगे। तो क्या हो जाएगा, तो CV प्लस के R ln T2 बाई T1 कॉमन ले लिया माइनस के R ln P2 बाई P1। तो CV प्लस R क्या होता है CV प्लस R क्या होता है भाई, रिलेशन क्या होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है R। तो इस रिलेशन से तुम क्या निकालोगे, CP इक्वल टू CV प्लस के R। तो एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी CP ln T2 बाई T1 क्या आ जाएगी ln T2 बाई T1 माइनस के R ln P2 बाई P1। ठीक है। अगर इसमें n नंबर ऑफ मोल आ जाए, किसके लिए n नंबर ऑफ मोल आ जाए, तो इस पूरी इक्वेशन को n नंबर ऑफ मोल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है एंट्रोपी का, उसमें हमारा हीट कैपेसिटी चेंज हो जाता है। उसमें क्या था, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम था। यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, जब प्रेशर यूज कर रहे हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं इसको पॉजिटिव साइन में करना चाहूं तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा CP ln T2 बाई T1 प्लस के R ln P1 बाई P2 P1 बाई P2। अब देखो
अब यहां से निकल के आता है, यहां से क्या निकलता है भाई, इतना निकल गया। मेन कंसेप्ट हमारा फॉर्मूले से है, इतना सारा डेरिवेशन कैसे किया, कैसे यहां तक पहुंचे, उसके लिए था। तो अब मैं अगर बात करूं आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, T1 T2 0 हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, RlN P1 by P2। बात समझ में आई? अब देखो, तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो टेम्परेचर क्या हो जाता है उसमें कांस्टेंट, तो हमारा जो एंट्रोपी का फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 2.303 R log P1 by P2। बात समझ में आई? अगर मैं आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करूं, आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करूं तो हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला बन जाएगा कितना, Cp मल्टीप्लाई 2.303 log T2 by T1। बात समझ में आई? तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T2 by T1। तो अब तक जो एंट्रोपी के फंक्शन थे, एंट्रोपी के जो फॉर्मूले निकल के आए रिवर्सिबल से 4 फॉर्मूले निकल के आए। पहला रिवर्सिबल में प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में, प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में, कितना, प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में, और दूसरा क्या था, वॉल्यूम और टेम्परेचर की फॉर्म में। जब वॉल्यूम और टेम्परेचर की फॉर्म की बात करते हैं तो जो इसमें एंट्रोपी यूज होती है, एंट्रोपी का फंक्शन क्या होता है, एंट्रोपी में CV हीट कैपेसिटी यूज होती है, लेकिन जब हम प्रेशर यूज करते हैं तो एंट्रोपी में CP यूज होती है। कौन सी, CP। तो ये इक्वेशन मैं बात करता हूं, तो ये इक्वेशन किसके लिए आई, जब CP इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो इसको लिख देता हूं, जब CP क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। CP क्या है, CP इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। CP क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सपोज करो कि अगर CP डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो गया तो सेम वही, तो तुम यहां पे ही वो CP की वैल्यू लिख दोगे। कहां पे लिख दोगे वो, अगर CP की वैल्यू आती है भाई CV प्लस CV, यहां पे तुम कहां पे लिखोगे भाई, हाँ अगर CP की वैल्यू आती है, फंक्शन आता है 5 प्लस RT, तो यहीं पे प्लस ऐड करके आपको वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहीं पे पूरा dt बाई dt आपको कॉमन लेके फिर ओवरऑल वो करना पड़ेगा इंटीग्रेट। भाई यहाँ से क्या करो, dt बाई dt क्या ले लेंगे कॉमन, तो CV प्लस R क्या बन जाएगा, CP। तो यहाँ पे भी तुम डायरेक्ट कर सकते थे CV प्लस R ln d2 बाई dt। तो इस केस में देखिए यहाँ फॉर्मूले से, यहीं से आप क्या करोगे, dt बाई t क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, CV प्लस R। तो CP हमारा एक फंक्शन दे रखा होगा, तो मैं किसी भी का, तो CP क्या फंक्शन दे रखा होगा, सपोज करो कि 40 प्लस के 2t स्क्वायर फंक्शन दे रखा है। तो इसकी जगह जब तुम CV प्लस R लिखोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ये फंक्शन लिख जाएगा और एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं हम, CP इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये क्या है, CP इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि डायरेक्ट हमें मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक गैस गिवन होगी तो डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला उसका लिख सकते हैं। तो इतना सारा कंसेप्ट था, ये था एंट्रोपी का। अब पढ़ते हैं हम एंट्रोपी किसमें, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में, कि एंट्रोपी फेज ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे निकालेंगे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमें पता लग गई कि क्या होती है, कि हीट dQ बाई T एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अब बात करते हैं एंट्रोपी फॉर द फेज ट्रांसफॉर्मेशन।